तो स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने आपको करंट के बारे में सिखाया था, मैं थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन और कराता हूं करंट का। करंट है ना, करंट क्या थी, I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी को हम करंट कहते हैं, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम करंट कहते हैं। बात समझ में आ रही है नहीं? मैं एक एग्जांपल कराता हूं, जैसे कि मान लिया ये हम देखो करंट क्या है, जहां पर चार्ज फ्लो होगा तो जहां पर चार्ज भागता है तो वहां पर करंट बन जाती है। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक रिंग है, ये क्या है हमारे पास एक रिंग, और इस पर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी रेडियस आर है। और जब ये चार्ज रिंग इस तरीके से फ्लो होगी, ओमेगा से भागेगी, तो अगर जो रिंग पर चार्ज ऐसा ही है और ये रखा हुआ है तो कोई भी करंट नहीं बनेगी। लेकिन यदि ये चार्ज भागने लगता है यानी घूमने लगता है तो वो एक करंट का निर्माण कर लेता है, यानी करंट फॉर्म कर देता है। तो ये चार्ज रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग जिसपे चार्ज क्यू है, रेडियस आर है और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है, तो इसके इक्विवेलेंट आपको करंट फाइंड करनी है ना। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, इफ चार्ज Q, कैपिटल Q is uniformly distributed over circumference of the ring and it rotates with angular velocity ओमेगा इज इक्वल टू, है ना, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, फाइंड इट्स इक्विवेलेंट करंट। क्लियर है क्या बात? हमें इसके इक्विवेलेंट करंट जो है वो फाइंड कर, ठीक है बेटा। तो देखो कैसे करेंगे इसे, I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, तो मेरे को साफ नहीं करना चाहिए क्योंकि आंसर तो इससे ही आएगा इसका, है ना भाई। कैसे, तो I इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होता है। तो ये देखो जब ये चार्ज Q है, ये घूम रहा है, तो जो टोटल चार्ज तो Q है और टाइम कितना रहेगा पता है इसका, जो टाइम पीरियड है यहां से लेके यहां तक, यदि इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो ये होती है 2π/t। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को, यानी टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यदि ये टोटल चार्ज Q है तो टोटल चार्ज Q को एक पूरा राउंड लगाने में कितना टाइम लगेगा, कैपिटल T, और T की वैल्यू होगी 2π/ω। तो जो करंट इसके इक्विवेलेंट होगी वो Q अपॉन 2π/ω, यानी कि Q ओमेगा अपॉन 2π के इक्वल होगी। इसे याद रखना है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स में भी पूछते हैं, वो मैं यहां पे भी आपको कराता हूं। ठीक है बेटा, तो ऐसे है। अब देखो जैसे आपने अभी हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, जब हम क्लास 12 के एंड में चलेंगे तो मॉडर्न फिजिक्स में हम हाइड्रोजन एटम पढ़ेंगे। तो जो हाइड्रोजन एटम होता है ना, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। 1H1 जो H एटम होता है, 1H1, यानी कि एक इसमें इलेक्ट्रॉन होता है और एक इसमें प्रोटॉन होता है, और न्यूट्रॉन तो नहीं होता। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन एक, न्यूट्रॉन कुछ भी नहीं होते। क्लियर है क्या बात? तो जो हाइड्रोजन एटम है उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ भागता रहता है, ऐसे करके, यूं करके, स्पीड से। इसकी जो रेडियस होती है ये हम फाइंड आउट करेंगे और तब आपको पता लगेगा कि जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होता है हाइड्रोजन एटम के, उसकी रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉन होती है। ये दी हुई है मान लिया क्वेश्चन में, और आपको याद भी रखनी है ये, क्योंकि आएगा ही वो तो बाद में। साथ में ये जो स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन की, ये 2.16 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड के इक्वल होती है। आई बात समझ में? सॉरी, 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड के इक्वल होती है। अच्छा,
एटम में न्यूक्लियस तो रेस्ट पे रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इस तरीके से यदि भाग रहा है यूं करके, तो कोई भी चार्ज भाग रहा है, इलेक्ट्रॉन देखो कंडक्टर में भागे या इलेक्ट्रॉन हवा में भागे या प्रोटॉन भागे, चार्ज भागता है तो वो एक करंट का निर्माण करता है। तो इसके इक्विवेलेंट हमें करंट निकालनी है ना। बात समझ में आ गई। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पता ही है आपको, 9.1 इंटू 10⁻31 kg है ना। फाइंड द, ऐसे लिखेंगे, फाइंड द इक्विवेलेंट करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। आई बात समझ में। इक्विवेलेंट करंट इसके निकाल लिया मैंने बता दिया। बोलो, हमें इसके इक्विवेलेंट करंट निकालनी है कि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन भाग रहा है और उसके इक्विवेलेंट करंट निकालो। तो करंट निकालने का तरीका मेरे को पता है, I इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यानी कि इलेक्ट्रॉन यहां से स्टार्ट होगा और यूं यूं भागेगा, तो टोटल टाइम्स का टी मान लेते हैं। चार्ज कितना है, E, माइनस नहीं लिखेंगे, माइनस तो एक कन्वेंशन है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन टोटल चार्ज तो E होगा। और टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, निकाल लेंगे टोटल टाइम। कैसे, ये तो 2πr है, तो S इज इक्वल टू यूटी से टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन यू, और जो एक चक्कर को पूरा करने में ये डिस्टेंस लगाएगा वो तो 2πr होगा, और जो इसकी स्पीड होती है वो v होती है। तो यहां पे t में 2πr अपॉन v, तो जो I आएगा बेटा वो ev अपॉन 2πr आ जाएगा। अब हमें E की वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और V की वैल्यू पता है 2.16 इंटू 10⁻6, 2 इंटू 3.14, और रेडियस है इसकी 0.53 एंगस्ट्रॉन। 0.53 एंगस्ट्रॉन का मतलब होता है इंटू 10⁻⁻10। बात समझ में आ रही है नहीं, 0.53 इंटू 10⁻⁻10। तो जो हमारी करंट होगी, करंट, इसके इक्विवेलेंट जब आप इसे करंट प्रोड्यूस करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो 1.03 मिली एम्पियर आ जाएगा। ये आप एक बार घर पे कैलकुलेशन कर लेना इसकी। क्लियर है क्या बात। तो इसका मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में ऐसे ऑर्बिट में घूमता है, तो देखो यदि इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा है तो नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी ना बेटा, वो करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी। बात समझ में आई। यदि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो करंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसके इक्विवेलेंट करंट इतनी आ जाती है। आपको याद भी रखना है, और ये पूछा गया क्वेश्चन है जेईई मेंस और नीट में, दोनों में, है ना। चलो अब मैं इसे साफ कर देता हूं। ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको, ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, आपको मैं एक अच्छा क्वेश्चन भी कराता हूं। जैसे कि मान लिया हमारे पास, हमने लास्ट लेक्चर में कैपेसिटर पढ़ा था, ठीक है बात, और ये V वोल्ट की बैटरी है, साथ में इसके बीच की डिस्टेंस D है, और प्लेट लेंथ L है। क्लियर है क्या बात। स्क्वायर प्लेट है, मान लेते स्क्वायर प्लेट है, मैं लिख दूंगा। अब हमने इसमें एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराया, और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा के इसकी वेलोसिटी कितनी है भाई, V नॉट है, और ये डिस्टेंस इसके अंदर X इंसर्ट हो रही है, इस तरीके से हो रही है। क्लियर है क्या बात। तो आपको इसमें करंट निकालनी है। क्लियर है क्या बात। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, इफ ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, इज inserting between the plate of the capacitor with constant velocity
स्पीड v, find the current, find the current in the connecting wire, in the connecting wire as shown in figure, as shown in figure. क्लियर है क्या बात? इसमें जो करंट होगी वो आपको निकालनी है ना। और ये क्या है? स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट। स्क्वायर प्लेट का मतलब दोनों साइड इसकी लेंथ एल एल होगी। तो बोर्ड पे देखो कैसे करेंगे हम, देखो इसे बोर्ड पे देखो। ये जो करंट होगा जैसे जैसे इसके अंदर ये इंसर्ट होगी तो आप मेरे को बताओ इसकी कैपेसिटेंस चेंज होगी। तो सबसे पहले मैं इसकी कैपेसिटेंस निकाल लेता हूं, तभी आपको समझ में आएगा, है ना। देखो तो कैपेसिटेंस में यहां निकाल लेता हूं, ये ज्यादा बेटर रहेगा। यहां से लिखेंगे हम सॉल्यूशन, और ये तो बैटरी बी होगी, और इसमें देखो ध्यान से देखो जो कैपेसिटेंस बनेगी यहां तो एयर होगा, और ये जो होगा एक्स डिस्टेंस इसका मान लिया अंदर आ गया तो ये होगा डाइलेक्ट्रिक। तो इसमें दो कैपेसिटर बनेंगे, एक तो इसमें एयर का होगा और एक इसमें डाइलेक्ट्रिक का होगा। बात समझ में आ रही है नहीं? ऐसे करके यूं। तो यहां पे तो C है तो इसे C1 और C2 मान लेंगे। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है A और B के बीच में ये हमने निकाल रखा है। CAB क्या होता है? C1 प्लस C2, और ये तो हो जाएगी एयर की। तो ध्यान से देखो तो एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन डी, क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों की क्या रहेगी? सेम। इसकी डिस्टेंस भी क्या रहेगी? सेम, केवल बदलेगा एरिया। साथ में यहां पर K है, ये K एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन डी, ये बन जाएगा CAB। तो एप्सिलॉन नॉट A कॉमन लेके A1 प्लस K A2 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो एरिया कैसे निकालेंगे हम। ये जो प्लेट होगी ये प्लेट इस तरीके से होगी, तो ये वाला जो एरिया होगा ये A1 होगा और ये A2 होगा। तो ये तो लेंथ L होगी सही, और ये वाली लेंथ L माइनस एक्स होगी, और ये लेंथ होगी X। आप कहीं भी आप रफ में बना सकते हैं। तो जो एरिया A1 होगा, हाँ बेटा, एरिया A1 जो होगा वो L इंटू L माइनस एक्स प्लस के, और जो एरिया A2 होगा वो L इंटू एक्स के बराबर होगा CAB। बात समझ में आ रही है नहीं? तो जो CAB हो जाएगा, CAB वो कितना हो जाएगा? L कॉमन ले लेंगे, एप्सिलॉन नॉट L अपॉन डी, L माइनस एक्स प्लस के एक्स, एप्सिलॉन नॉट L अपॉन डी, L प्लस एक्स के माइनस 1, ये CAB आ जाएगा। तो बोर्ड पे देखो, यानी कि इसके बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आई, ये तो V है प्लस माइनस, और ये A और B के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है ना, उसकी कैपेसिटेंस कितनी है? CAB। तो यहां पे देखो इसमें से बैटरी में से चार्ज निकलेगा, तो इस पर चार्ज कितना आएगा भाई? चार्ज B Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो C तो हो जाएगी CAB इंटू V। तो CAB कितना है? एप्सिलॉन नॉट L अपॉन डी, L प्लस एक्स के माइनस 1 इंटू V फॉर बैटरी का वोल्ट। तो ये आ गया चार्ज आ गया एज ए फंक्शन ऑफ X। और ध्यान से देखो जो X है ये इंक्रीज होती जा रही है, ऐसे कितने रेट से इंक्रीज होती जा रही है? V इज इक्वल टू dx अपॉन dt। जब चार्ज X का फंक्शन है, समझ में आ रही है बात? तो जो करंट होगा, करंट वो तो dq अपॉन dt होता है। इसके अंदर जो करंट फ्लो होगी, जो करंट होगी, इट विल बी इक्वल टू dq अपॉन dt। बात समझ में आ रही है? तो अब हम क्या करेंगे, इसे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे इसे t के रेस्पेक्ट में, तो L का तो डिफरेंशिएशन 0 और x का आएगा dx अपॉन dt k माइनस 1, और v तो कांस्टेंट है। तो ध्यान से देखो, तो dx अपॉन dt को मैं वेलोसिटी लिख लूंगा, और ये v नॉट थी, वेलोसिटी को v नॉट लिख लेना, नहीं तो वोल्टेज और वेलोसिटी एक ही हो जाएंगी। इट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट L, और ये आएगा v
नॉट K-1 इंटू वोल्टेज। तो जो करंट होगी बेटा वो ELD V नॉट K-1 इंटू V हो जाएगी। दिस द करंट इन द कंडक्टर। ओके तो देखो, चलो करंट के मैंने काफी क्वेश्चन करा दिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, है ना, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूं, है ना। करंट के बाद हम पढ़ाएंगे करंट डेंसिटी। क्लियर है क्या बात? लिख लो, हेडिंग डाल लो, करंट के बाद नेक्स्ट टॉपिक है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसे हम जे से डिनोट करते हैं। क्लियर है क्या बात? और देखो बोर्ड पे, जैसे मान लिया ये हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है भाई? ए है, ठीक है। और इसमें से करंट निकल रही है ऐसे, कितनी? आई करंट निकल रही है इसमें से, आई। तो जो करंट डेंसिटी होती है, करंट डेंसिटी जे का जो मैग्नीट्यूड होगा वो टोटल करंट डिवाइडेड बाय एरिया को करंट डेंसिटी बोलते हैं। करंट डेंसिटी मतलब कि पर यूनिट एरिया में कितनी करंट है ना, करंट पर यूनिट एरिया, करंट दैट इज करंट पर यूनिट एरिया passing through the cross section, passing through the perpendicular cross section, passing through the per unit area, passing through the cross section is called current density। इसे करंट डेंसिटी कहते हैं। I अपॉन ए को, तो J इज इक्वल टू कितना? I अपॉन ए इज द करंट डेंसिटी होती है। करंट डेंसिटी इधर देखो, करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नहीं आई बात समझ में? वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी यूनिट जो होती है एसआई यूनिट जो है वह एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एम्पियर का तो देखो, करंट का तो होता है एम्पियर और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो भी आपको हर एक क्वांटिटी का मालूम होना चाहिए, क्योंकि जेईई मेंस में एक क्वेश्चन डायमेंशनल एनालिसिस पे आता रहता है। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी आप एनकाउंटर करोगे सबके डायमेंशन फॉर्मूले आपको 100% पता होने चाहिए। तो एसआई यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर और डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा AL-2 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, है ना। दूसरी बात, इसकी जो डायरेक्शन होती है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इज अलोंग एरिया वेक्टर, है ना। इज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हैं, इज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ई वेक्टर के अलोंग इसकी डायरेक्शन होती है। बात समझ में आई? दूसरी बात, यहां पे देखो, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस तरीके से है, करंट तो ऐसे फ्लो होगी, देखो वायर में करंट तो ऐसे फ्लो हो रही है आई, और एरिया भी इस दिशा में है, तो करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू आई अपॉन ए हो जाती है बेटा। लेकिन इफ एरिया इज एट सम एंगल, कैसे? जैसे मान लिया हमारे पास कंडक्टर, ध्यान से देखो, इस तरीके से है, ठीक है, और ये एंगल मान लिया थीटा बना रहा है, तो एरिया जो वेक्टर है इसका, चलो हम छोटा सा एलिमेंटल एरिया डीए ले लें, और हमारी करंट तो ऐसे फ्लो हो रही है आई, नहीं आई बात समझ में? और ये होगा, एंगल होगा हमारे पास थीटा, और ये करंट जा रही है हमारी आई। तो अब की बार जो हमारे पास
करंट डेंसिटी होगी। चलो यहां पे इस एलिमेंटल करंट मान लें, यदि DI है तो कितना होगा, DI अपॉन DA कॉस थीटा, यानी कि इस, या तो आप DI को ले लो इधर की डायरेक्शन में, एरिया की डायरेक्शन, या DA का कंपोनेंट अलोंग द करंट DI हो जाएगा। तो जो DA है इस दिशा में, जैसे एरिया तो इस दिशा में सारा का सारा था ऐसे, है ना, तो ये DA cos थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर जो आप एलिमेंटल करंट लिखना चाहते हो तो JDA cos थीटा ऐसे लिखते हैं, और बोर्ड पे देखो DI इज इक्वल टू J डॉट DA, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, DI इज इक्वल टू J डॉट, ये क्या है आपका डॉट प्रोडक्ट, समझ में आई बात। डॉट प्रोडक्ट मतलब DA वेक्टर तो ये हो गया, और करंट डेंसिटी J वेक्टर ये हो जाएगा इस दिशा में। बात समझ में आ रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में होगी, तो दोनों के बीच का एंगल इतना आता है। क्या बात, ऐसे कर लेंगे हम इसे, ठीक है ना। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, मैं इसे, ये तो तब हो गया जब एरिया वेक्टर, जैसे एरिया वेक्टर कुछ एंगल बना रहा है इससे ऐसे करके, है ना, और ये मैग्नीट्यूड हो गया। वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म, है ना, वेक्टर फॉर्म में आप क्या लिखोगे, वेक्टर J, ये कभी कभी पूछ लेता है तो मैं इसे लिख रहा हूं क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड है, J इक्वल टू I अपॉन A, 99% यही प्रूफ होगा, लेकिन कभी कभी किताबों में J को ऐसे भी दे रखा होता है, J इक्वल टू I अपॉन A, है ना, क्योंकि J तो वेक्टर क्वांटिटी है। हां, अगर जो आप इसका मैग्नीट्यूड लोगे, है ना, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, तो J इक्वल टू I अपॉन A। बात समझ में आई। अच्छा, यहां पे n कैप क्या होगा, n कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग, किसके अलोंग, अलोंग द फ्लो ऑफ करंट और पॉजिटिव चार्ज, और करंट और अलोंग फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये है क्वेश्चन, ऐसे, है ना। तो वेक्टर फॉर्म में आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो, ये है। अच्छा, अब मैं कुछ सवाल करा देता हूं आपको करंट डेंसिटी के, है ना। करंट डेंसिटी भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल देखो इधर, जैसे मान लिया कि ये कंडक्टर है, ठीक है, ऐसे करके, और इसमें करंट डेंसिटी J दे रखी है 2 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, क्लियर है क्या बात। और ये है कंडक्टर, और इसमें जा रही है करंट I, क्लियर है क्या बात। और यदि इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मिलीमीटर स्क्वायर, फाइंड करंट थ्रू इट, इसमें से करंट कितनी निकलेगी। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे। इसे सॉल्व करने के लिए हम जस्ट फॉर्मूला लगाते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, है ना। जो करंट डेंसिटी होती है वो टोटल करंट थ्रू द क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय एरिया, तो जो करंट जो होगी I इक्वल टू J इंटू A हो जाएगी। बात समझ में आती है। तो करंट डेंसिटी कितनी दे रखी है, 2 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और एरिया कितना इसका, एरिया है 1 मीटर स्क्वायर को 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर लिख लेंगे, क्योंकि 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होते हैं, तो 1 मिलीमीटर का स्क्वायर यानी 10⁻³ मीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10⁻⁶, है ना। तो करंट जो आएगी 2 माइक्रो एम्पियर इस वायर से आ जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको कुछ और क्वेश्चन इसमें कराता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको करंट डेंसिटी निकालनी है, फाइंड करंट डेंसिटी, है ना। करंट डेंसिटी आपको फाइंड करनी है कैसे, जैसे मान लिया हमारे पास ये एक वायर है ना, और कंडक्टिंग वायर है रेडियस R, और इसमें से करंट होके जा रही है I, है ना।
कंडक्टिंग वायर ऑफ रेडियस आर, स्मॉल आर, फाइंड जे, करंट डेंसिटी फाइंड करनी है। तो आसान है, मैं इसे लिख देता हूं तुरंत के तुरंत ही। तो जो करंट डेंसिटी होती है वो आई अपॉन ए होती है। टोटल करंट कितनी होके जा रही है इससे, आई, कैपिटल आई मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, आई। और एरिया कितना होगा भाई इसका, आई, इसमें करंट ऐसे जा रही है ना, आई करंट, एरिया कितना होगा इसका, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, जे इज इक्वल टू आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? तो ये करंट डेंसिटी हो जाएगी इसकी। अच्छा, क्वेश्चन देखो इस तरीके से। हाँ भाई, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या है, मान लेते हैं हमारे पास एक ये कीबोर्ड टाइप का एक वायर है, सही है ना बात, ऐसे करके है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी ये ए है और इसकी हाइट बी है, बोलो, और इसकी लेंथ है एल। बात समझ में आ रही है? तो आपको करंट डेंसिटी निकालनी है, फाइंड करंट डेंसिटी। छोटे छोटे क्वेश्चन है कि इसमें से करंट ऐसे जाए, इस वाले क्रॉस सेक्शन में से ऐसे जाए। बात समझ में आ रही है ना? ऐसे ऐसे करंट जा रही है, इधर आपने बैटरी को इधर लगाया और करंट इसमें से निकल के ऐसे जा रही है ना। एक तो ये हो जाएगा ऐसे करके। तो ये बताओ करंट डेंसिटी में एरिया कौन सा लेंगे, इसमें एरिया ये वाला लेंगे और करंट तो ये हो गई, तो इसमें करंट डेंसिटी कितनी आएगी भाई, इस केस में करंट डेंसिटी, करंट डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया कौन सा होगा, जो करंट के अलोंग है, तो ये वाला एरिया अलोंग है, तो ये एरिया, जैसे मान लिया इधर से तो ये ऐसे निकल रहा होगा इधर, तो एरिया आएगा इसका कितना, ए इंटू बी। तो करंट डेंसिटी इसकी हो जाएगी पाई ए इंटू बी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है नहीं? ऐसे। अच्छा ध्यान से देखो, अब बोर्ड पे देखो, मान लिया अभी इसमें ये हमारे पास एक क्यूबोइडिक टाइप का एक वायर है ना, और ये हमारी ए है, ये बी है, ये एल है। लेकिन अब की बार हमारे पास करंट ऐसे जा रही है, बात समझ में, यूं जा रही है और यूं आ रही है करंट। तो इस केस में करंट डेंसिटी कितनी होगी बेटा, ये वाला एरिया लेना पड़ेगा अब की बार, समझे ना बात। तो इस केस में करंट डेंसिटी, टोटल करंट तो आई है और एरिया आपकी बार ये होगा, ये एरिया, ये लेंथ कितनी है ए और ये लेंथ कितनी है ए, तो ये वाला एरिया जो होगा वो L इंटू ए हो जाएगा। तो एरिया हो जाएगा L इंटू ए। बात समझ में आई? दिस द करंट डेंसिटी इन दिस केस। अगर जो करंट ऐसे जा रही है और करंट यदि ऐसे जा रही है तो एरिया में ए भी आ जाएगा, दोनों में डिफरेंस। तो अब देखो और करंट डेंसिटी का मैं क्वेश्चन आपको कराता हूं, है ना। करंट डेंसिटी, जैसे कि मान लेते हैं आपकी बात, तो हमारे पास जैसे सिलिंड्रिकल वायर था, हमारे पास जो वायर है, जो सिलिंड्रिकल वायर होता है, वो वायर इस टाइप से है कि वो बीच में से होलो है। होलो का मतलब खोखला। इसका मतलब जो वायर में करंट जा रही है, इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है, तो जो वायर में से करंट जा रही है वो कहां से जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, है ना। यहां से करंट होके जा रही है ऐसे, बीच में से करंट नहीं होके जा रही। तो जो टोटल करंट है आई, तो इसकी करंट डेंसिटी कितनी होगी, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, फाइंड करंट डेंसिटी, फाइंड करंट डेंसिटी इन फॉलोइंग केस। बात समझ में आ रही है नहीं? ये है, हाँ जी भाई साहब। तो करंट सॉल्यूशन देखेंगे इसका हम, जो हमारी करंट डेंसिटी होगी जे, आई अपॉन ए होगी, नहीं होगी। तो करंट तो टोटल कितनी है, आई। अब मेरे को आप एरिया बता सकते हो, अरे एरिया देखो ध्यान से, यहां पे तो करंट है ही नहीं, एरिया देखो ये होगा, ये वाला करंट ऐसे आ रही है, ये रही, मतलब इधर की ओर, बाहर की ओर करंट आ रही है ऐसे, तो ये एरिया कितना होगा, ये वाला, अरे बता देंगे एरिया।
एरिया होगा, करंट तो होगी आई, टोटल करंट कितनी हो गई आई, और ये वाला जो एरिया होगा ये पाई आर टू स्क्वायर माइनस पाई आर वन स्क्वायर, तो जे होगा आई अपॉन पाई आर टू माइनस आर वन का स्क्वायर। दिस इज द करंट डेंसिटी इन दिस केस। अब ये है ना। अब देखो ध्यान से, अभी तो इस वायर में करंट डेंसिटी जो थी कांस्टेंट थी, अभी हम करंट डेंसिटी को क्या कर देंगे, वेरिएबल कर देंगे। करंट डेंसिटी देखो, कांस्टेंट करंट डेंसिटी यदि एक वायर है और इसमें करंट सेम जा रही है तो करंट डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ध्यान से सुनो, करंट डेंसिटी का मतलब यह है कि करंट की डेंसिटी, अब जैसे मान लिया एक करंट डेंसिटी ये दिखाई दे रही है आपको, और एक वायर में करंट डेंसिटी ऐसे दिखाई दे रही है, बोलो ये रहा, सही है। अब ये बताओ J1 और J2 में कौन से करंट डेंसिटी ज्यादा है आपके हिसाब से, बताओ जल्दी। J2 दिखाई दे रही है, क्योंकि यहां पे करंट पर यूनिट एरिया ज्यादा है। यदि इसका 1 मीटर स्क्वायर है, इसका भी 1 मीटर स्क्वायर है, तो यहां 5 एंपियर करंट होगी और यहां 1 एंपियर करंट होगी, तो करंट डेंसिटी इसकी ज्यादा है। सॉरी। तो अब बोर्ड पे देखो, अभी तक तो मैंने जितने क्वेश्चन किए थे उसमें करंट डेंसिटी तो कांस्टेंट ले लिया था, अब मैं करंट डेंसिटी को कांस्टेंट नहीं लूंगा। जैसे कि ये मान लिया हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वायर है, सिलेंड्रिकल वायर, और रेडियस है इसकी कैपिटल आर, रेडियस कितनी है आर, है ना। और इसमें जो करंट डेंसिटी है यहां पर एज ए फंक्शन ऑफ वायर, करंट डेंसिटी इज करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ आर जे नॉट, है ना, जे नॉट आर दे रखी है, जे नॉट आर। यानी कि जैसे जैसे रेडियस यानी इसकी सेंटर से दूरी बढ़ती जाएगी, ये एक्सिस ऑफ द वायर है, करंट डेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो, इसका मतलब यह है कि यदि R इज इक्वल टू 0 है, इसे आप रफ में भी लिख सकते हो, यदि R इज इक्वल टू 0 है तो यहां पे करंट डेंसिटी मतलब है ही नहीं। और जैसे जैसे R बढ़ेगी तो जैसे 2J नॉट हो जाएगा, फिर 3J नॉट, फिर 4J नॉट, यानी कि जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है करंट डेंसिटी बढ़ती जा रही है। तो वेरिएबल करंट डेंसिटी है इस केस में। तो आपको क्या निकालना है इस केस में, इस वायर से, सिलेंड्रिकल वायर से टोटल कितनी करंट फ्लो हो रही है। क्लियर है क्या बात? तो मैं लिख देता हूं फाइंड टोटल करंट, फाइंड टोटल करंट फ्लो थ्रू द वायर, थ्रू द वायर इन अबव केस, इन अबव केस। हां भाई, बोर्ड पे देखो, अब हम क्या करेंगे, ये वेरिएबल करंट डेंसिटी का केस है, तो वेरिएबल करंट डेंसिटी के लिए जो J होता है वो DI अपॉन DA, आई बात समझ में, ऐसे करके, और जो स्मॉल DI होगी, स्मॉल एलिमेंटल DI विल बी इक्वल टू J डॉट DA, ऐसे होती है, समझे ना बात। तो हम क्या करेंगे, हम चित्र बनाएंगे दोबारा से, और ये वायर थोड़ा बड़ा बना लेंगे, और R डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप ले लेंगे इस तरीके से। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके, लाइक दिस, ऐसे, ठीक है ना, R डिस्टेंस पे ऐसे। तो अब हमें टोटल एरिया में से तो नहीं पता कि कितनी करंट जा रही है, लेकिन एक स्ट्रिप में से जिसकी विड्थ कितनी है भाई, dr, विड्थ कितनी है इसकी, dr, ऐसे लिख देता हूं, दिस इज द विड्थ और dr है, तो ये जो छोटी सी करंट होगी इसके थ्रू, तो वो तो हम निकाल सकते हैं ना, कितनी, di, इसमें करंट कितनी है, di, तो di जो करंट होगी, हां भाई देखो ध्यान से, यहां पे लिख रहा हूं मैं, di जो करंट होगी वो J इंटू DA होगी, और J इस पॉइंट पर जो J है, di को यहां लिख देता हूं, J है J नॉट इंटू R,
बात समझ में आई? अब इसका एरिया, स्ट्रिप का एरिया कितना होगा? ये जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप का एरिया डीए कितना होगा भाई? मैंने बताया था इसे काटेंगे, इसे काट के फैला देंगे ऐसे करके, यूं करके। तो इसकी रेडियस यदि आर है तो 2 पाई आर इसकी लंबाई हो जाएगी और डी आर इसकी विड्थ हो जाएगी। बात समझ में आ रही है नहीं? तो डीए कितना हो जाएगा भाई? डीए हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर। तो ये हो जाएगा डीए 2 पाई आर इंटू डी आर। अब डी आई आ जाएगी हमारे पास 2 पाई जे नॉट, 2 पाई जे नॉट आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो जो टोटल करंट होगी उसे हम इंटीग्रेट कर लेंगे 2 पाई जे नॉट आर स्क्वायर इंटू डी आर फ्रॉम आर की वैल्यू कहां से कहां तक? ये जो स्ट्रिप बनेंगी कहां से? यहां से बनना चालू होंगी, फिर आगे जाएगी, फिर आगे जाएगी और फिर ऊपर तक जाएगी। यानी कि आर इजकल टू 0 से आर इजकल टू कैपिटल आर तक ये छोटी छोटी स्ट्रिप बन जाएंगी, तो पूरा क्रॉस सेक्शन कवर कर लेंगी। तो लिमिट आ जाएगी 0 से आर। कॉपी करो इसे। ठीक है ना? अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे अपन। हाँ भाई, इंटीग्रेशन करके ये आएगा 2 पाई जे नॉट आर की पावर 3 अपॉन 3 फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर, है ना? तो जो करंट आ जाएगी 2 पाई जे नॉट आर की पावर 3 माइनस 0 अपॉन 3। तो जो टोटल करंट होगी इसमें से कितनी आ जाएगी भाई? टोटल करंट लिख लेना इसे, 2 पाई बाय 3 जे नॉट आर क्यूब, 2 पाई बाय 3 जे नॉट आर क्यूब। ये इसकी करंट आ जाएगी टोटल। इस केस में हमने कैसे निकाला? जब करंट डेंसिटी वेरिएबल होगी तो छोटा सा एलिमेंट मान के उसमें छोटी सी करंट लिख लेंगे और उसे इंटीग्रेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। बात समझ में आती है? लेकिन एडवांस में क्वेश्चन थोड़ा और डिफरेंट आया हुआ है, जो कि मैं आपको बताता हूं, है ना? किस तरीके से? जैसे मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, इन ए कंडक्टर, इन ए कंडक्टिंग वायर, इन ए कंडक्टिंग वायर, current density is given by jr is equal to, ऐसे दे रखा है 2r और r स्क्वायर, r is greater than 0 and equal to r by 2। क्लियर है क्या बात? एंड r is greater than equal to r by 2 2r। बात समझ में आती है नहीं? ऐसे करके दे रखा है टू आर बाई 2, है ना? चलो ये थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो सकती है, लिमिट में ये है। क्लियर है क्या बात? देन फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। आपको इसमें से करंट निकालनी है कि वायर में से टोटल कितनी करंट जाएगी। तो कैसे करेंगे बताओ? देखो ध्यान से देखो। अब की बार करंट डेंसिटी वेरिएबल तो है ही सही, लेकिन ये ब्रेकेबल फंक्शन की तरह है, जैसे आपने मैथ्स में ही पढ़ा होगा। इसका मतलब ये है, बोर्ड पे देखो, कि यदि मैं एक वायर बनाऊं ऐसा, और वायर की रेडियस कितनी होगी? वायर की रेडियस तो कैपिटल आर होगी, लेकिन यहां 0 से r बाई 2 तक ये क्या है? ये है r बाई 2 तक। तो 0 से r बाई 2 तक यानी इस वाले क्षेत्र में जो करंट डेंसिटी है वो 2r के इक्वल है, और r से लेके इसमें, इस वाले रीजन में यानी कि इस वाले रीजन में जो करंट डेंसिटी है r बाई 2 से r तक, वो करंट डेंसिटी कितनी है? r स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी तो वेरिएबल है ही सही,
साथ में 0 से r/2 तक कुछ और है और r/2 से r तक कुछ और है। बात समझ में आ रही है ना? तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, बोर्ड पे देखो, यहां पे लिखो सॉल्यूशन और फिर से हम क्या बना देंगे, एक चित्र बनाएंगे सिलेंड्रिकल वायर का, और बोर्ड पे देखो r डिस्टेंस पे क्या मानेंगे हम, r डिस्टेंस पे एक dr विथ की एक स्ट्रिप ले लेंगे, तो उसमें से छोटी सी करंट di नहीं लिख सकते हम, हां लिख सकते हैं, कितनी आएगी, di जो आएगी वो j डॉट डी आएगी, और j तो एज ए फंक्शन ऑफ r होगा ही सही, और इसका एरिया कितना आएगा भाई, स्ट्रिप का एरिया मैंने बताया था ना, स्ट्रिप का एरिया 2 पाई r, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है कितनी, अरे रेडियस r है तो ये तो 2 पाई r हो गई, और विथ कितनी होती है इसकी, विथ होती है इसकी dr, तो ये जो एरिया आएगा dA ये 2 पाई r इंटू dr आ जाता है ना? तो जो करंट होती है एलिमेंटल करंट J डॉट DA होती है, तो J तो एज ए फंक्शन ऑफ R है और DA होगा 2 पाई R इंटू dr। बात समझ में आ रही है ना? अब बोर्ड पे देखो ध्यान से, अब हमें टोटल करंट निकालनी है तो इंटीग्रेशन करेंगे इसका, और बोर्ड पे देखो ये आ जाएगा JR इंटू 2 पाई R dr, 2 पाई कॉमन लेके JR इंटू R dr, ये है टोटल। लेकिन अब इंटीग्रेशन कैसे करें इससे, कॉपी, ठीक है बात? अच्छा अब देखो, अब यहां पे बात करते लिमिट की। पिछली बार तो JR तो मैंने J नॉट इंटू R दे दिया था, तो वो तो वेरिएबल तो था लेकिन सेम था, लेकिन अब यहां पर 0 से I/2 JR ये है, R/2 से ये है। बात समझ में? तो मैं यहां पे लिख देता हूं, देखो जो करंट होगी टोटल करंट, हम इसे लिख लेंगे 2 पाई, ब्रेक कर लेंगे, देखो यहां से इसे जो ब्रेक करेंगे 0 से R/2 तक, JR की वैल्यू कुछ और है, और R/2 से R तक JR की वैल्यू कुछ और है। तो 0 से R/2 तक R की वैल्यू कितनी है, 2R, इसकी JR, और यहां पे एक R और है, इसे मत भूल जाना, और ये हो जाएगा R इंटू dr। इसी तरीके से R/2 से R तक JR की वैल्यू R² है, और बेटा ये R तो पहले से लिखा हुआ है यहां पे, तो अब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। 2 पाई तो दोनों में से चलो कॉमन ही ले लेंगे, ऐसा करते हैं, है ना भाई, 2 पाई दोनों में से आप कॉमन ले लो, तो यहां पे 2R² आएगा, 2R की पावर 3/3 फ्रॉम 0 से R/2, समझे आई बात, प्लस, और ये आएगा R की पावर 4/4 फ्रॉम R/2 से R। बात समझ में आ रही है? तो अब हम इसे करंट निकाल देंगे, ऐसे निकाल देंगे टोटल करंट हम इस फॉर्मूले से अब निकाल सकते हैं। आप यहां पे लिख लेना, टोटल I इज इक्वल टू 2 पाई, है ना, ये होगा 2/3 R/2 का होल क्यूब माइनस 0, बोलो, प्लस 1/4, और ये है R की पावर 4 माइनस R/2 की पावर 4। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके तो ये आ जाएगा 2 पाई कॉमन लेके 2/3 R की पावर 3/8 प्लस 1/4, ये आएगा 2 दूनी 4, 16, 16 में से जाएगा 15 R की पावर 4/16, है ना। अब इसे थोड़ा सा आप देखो सिंप्लीफाई कर लेना एंड यू विल गेट द आंसर। क्लियर है क्या बात? ऐसे है तो 2 पाई R³ अपॉन 4 तिया 12 प्लस 15R, 16 चौका 16 चौका 64, थोड़ा सिंप्लीफाई और करेंगे एंड यू विल गेट द टोटल करंट इन दिस केस। करंट डेंसिटी का एक कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो जाता है ना, इससे ज्यादा इसमें टफ कॉन्सेप्ट कुछ नहीं बनता। हां, एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपसे पूछ लेता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लिया कि ये कंडक्टर है, देखो ध्यान से देखना, है ना, और इसमें से हमने बैटरी लगा दी तो इसमें करंट आई जाएगी ऐसे करके, और ये कंडक्टर यूनिफॉर्म है,
तो अगर जो मैं इसे ए पॉइंट, इसे पी पॉइंट और इसे क्यू पॉइंट मानूं, है ना, तो बोर्ड पे देखो, तो मेरे को बताना है जेपी और जेक्यू में रिलेशन कौन सा सही है ना, क्या ये दोनों बराबर हैं, जेपी और जेक्यू में क्या ये बड़ा है और क्या ये बड़ा है। बात समझ में? जेपी मतलब कंडक्टर के पॉइंट पी पर करंट डेंसिटी, और जेक्यू मतलब कंडक्टर के पॉइंट क्यू पर करंट डेंसिटी। तो बोर्ड पे देखो, जो टोटल करंट है वो तो आई जाएगी, और यहां से भी आई जा रही है, यहां से भी आई जा रही है, तो इसका एरिया और इसका एरिया सेम है। बात समझ में आई? तो दोनों की करंट डेंसिटी सेम होगी, क्योंकि जेपी क्या होगा, टोटल करंट, करंट कितनी पास हो रही है बेटा इससे, आई, और इससे भी करंट कितनी पास हो रही है, आई, तो टोटल करंट और एरिया भी दोनों का सेम है, तो जेपी और जेक्यू में करंट डेंसिटी दोनों की सेम होगी इस केस में। लेकिन बोर्ड पे देखो ध्यान से, अब आप मेरे को आंसर बता दोगे, क्योंकि आपने ये समझ लिया कि अब की बार जो वायर है, कंडक्टिंग वायर, वो का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम नहीं है, और आपने इसमें एक बैटरी लगा दी V वोल्ट की, तो इसमें टोटल करंट आई ही जाएगी। तो मेरे को ये बताना है P पॉइंट और Q पॉइंट में जो करंट डेंसिटी है उसमें अलग अलग है, उसमें रिलेशन क्या होगा, इसमें से ये आप बता सकते हो। इस क्वेश्चन में तो ये वाला आंसर सही है, इस क्वेश्चन के लिए कौन सा आंसर सही होगा? ठीक है बेटा, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? पी पे करंट डेंसिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि करंट तो दो, देखो ध्यान से, जैसे मान, हाँ, अरे आपको मैं अच्छा खासा इसका एग्जांपल ये बता देता हूं। जैसे हम पाइप लेते हैं ना, पानी से छिड़काव करते हैं, जो पाइप होता है, तो उसमें से पानी ऐसे निकलता है, यूं करके ऐसे निकलता है ना पानी। अगर जो आपने पौधों को पानी दिया हो पाइप से, तो ऐसे निकलता है। यदि हम उसका मुंह, यानी कि माउथ ऑफ द पाइप को थोड़ा दबा दे, तो वो थोड़ा सा पतला हो जाएगा, ऐसे करके यूं हो जाएगा और पतला हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? तो पानी तो जितना एंटर कर रहा था उतना ही एंटर करने लगेगा, बात समझ में, उतना ही निकलेगा। लेकिन यहां पे वेलोसिटी कम हो जाएगी और यहां पे वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, इसे भी हम डिस्कस करेंगे, है ना, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन अभी इस पॉइंट पे तो यही है कि दोनों में करंट सेम है। ऐसा नहीं है कि करंट यहां पे एक छोटे से वायर में है तो करंट ऐसे ही जाती है, नहीं, करंट यहां पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के बेटा ऐसे जाती है, यूं करके, यूं यूं करके जाती है करंट, ऐसे ऐसे जाती है। तो आप देख भी सकते हो, अगर जो मैं इसका चित्र बनाऊं ऐसे करके, तो करंट ऐसे जाएगी, देखो, यूं करके, यूं करके, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। समझ में आ रही है? इसमें देखने से ही पता लग जाएगा आपको कि करंट डेंसिटी यहां पर ज्यादा है और करंट डेंसिटी यहां पर कम है, और एरिया से तो मैंने बता ही दिया आपको। तो करंट डेंसिटी P पॉइंट पर ज्यादा है, Q पॉइंट पर कम है। क्यों कम है? क्योंकि एरिया P का कम है और एरिया Q का ज्यादा है। बात समझ में आ रही है ना? तो ये छोटा सा क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और समझ में भी नहीं आता आसानी से, है ना। तो P, इसके लिए ऑप्शन कौन सा सही है अभी? जेपी इज ग्रेटर देन जे। दिस द क्वेश्चन। लिखो, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में किस तरीके से फ्लो होती है, तो सबसे पहले मैं इसमें आपको पढ़ाऊंगा क्या, थर्मल स्पीड, थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेरी बात वो तुमने बताई है, बिल्कुल सही है, लेकिन मैं थोड़ा सा और आपको डेप्थ में एक्सप्लेन करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं पढ़ रहा हूं इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर, थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर लिखें हम तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बोर्ड पे देखो,
ये है एक आइसोलेटेड कंडक्टर। आइसोलेटेड कंडक्टर क्या लिखेंगे हम इसे? आइसोलेटेड कंडक्टर। नहीं आई बात समझ में? आइसोलेटेड कंडक्टर का मतलब यह है कि अभी हमने इसे किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी से, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज से नहीं जोड़ा है। तो कंडक्टर की मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? जिन पर न्यूक्लियस का बाइंडिंग फोर्स नहीं होता और वो न्यूक्लियस से टूट करके मेटल के बीच में, मेटल में एटम के बीच में जो स्पेस होती है, एटम्स के बीच में जो स्पेस होती है, अपनी मर्जी से इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, घूमते ही रहते हैं। और इसमें मेटल में जो लगभग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब होती है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो देखो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, सब जगह ठूस ठूस के इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इलेक्ट्रॉन एटम के बीच में जो स्पेस होती है उसमें भागते रहते हैं। ऐसे ये इधर भाग रहा है, ये अपनी मर्जी से इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, ये इधर ऐसे भाग रहा है, ये ऐसे भाग रहा है, ये ऐसे भाग रहा है, ये ऐसे, कहीं को भी भागते रहते हैं। बात समझ में आई? और बहुत तेजी से भागते हैं और एटम से टकराते हैं। जैसे मान लिया एक इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे भाग रहा है, अब भागता ही थोड़ी ना रहेगा, एटम के बीच में स्पेस होगी तो भागेगा, तो फिर कोई ना कोई एटम तो आ ही जाएगा। तो एटम के आने पर उसमें टकराता है, लेकिन ये कोलिजन इलास्टिक कोलिजन होती है, फिर अपना पाथ बदल देता है। फिर इलेक्ट्रॉन के पाथ में कोई एटम आ जाता है, फिर टकराता है, वो अपना पाथ बदल देता है और थोड़ी बहुत देर बाद टकरा टकरा करके वो अपने स्थान पर आ जाता है। बात समझ में आई? तो ये जो बहुत चलते रहते हैं बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन, इस स्पीड को थर्मल स्पीड बोलते हैं। बात समझ में आई? और थर्मल स्पीड जो होती है बहुत ज्यादा हाई होती है। ध्यान से देखो, 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड, 10 की पावर 5 समझते हो ना? 1 2 3 4 5, तो यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 लाख, 1 लाख मीटर पर सेकेंड, लगभग मीटर पर सेकंड से बहुत तेजी से भागते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लिया ये मान लिया मेटल है, देखो ये मेटल है, ये मेटल है, कोई सा भी मेटल होगा, स्टील स्टील, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन फुल है, ठूस ठूस के भरे हुए हैं इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन। हमें दिखाई तो देते नहीं है, लेकिन इस मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं अभी भी। और ये एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं। किसकी वजह से भागते इलेक्ट्रॉन? टेम्परेचर की वजह से। जितना इस मटेरियल का यानी कि कंडक्टर का टेम्परेचर होगा, उतना ही उसकी स्पीड यानी थर्मल स्पीड भी ज्यादा होगी। नॉर्मल टेम्परेचर पर इसकी थर्मल स्पीड 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये मैं आपको बता देता हूं, तो मैं इस चित्र को भी मैं लिख देता हूं, है ना? लिखो, एट रूम टेम्परेचर, at room temperature, free electrons moves inside the conductor between space, inside the conductor in space between atoms randomly with very high speed, 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। this speed is called thermal speed of electrons, because it depends upon temperature of metal और कंडक्टर। बोर्ड पे देखो, अब मैं इस चित्र को भी आपको बनाना होगा, है ना? ऐसे डिपेंड अपॉन टेम्परेचर,
तो जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है ना बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ थर्मल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, पता है कितनी होती है? 3/2 kT होती है। जो गैस में एटम की वेलोसिटी, एटम की एनर्जी होती है ना, गैस में आपने एटम की ट्रांसलेशनल एनर्जी पढ़ी होगी, तो एक एटम की ट्रांसलेशनल एनर्जी कितनी होती है? 3/2 kT। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, जो गैस होती है, गैस के एटम की एनर्जी जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, वैसे ही होती है। व्हाट इज के? के इज द बोल्ट्जमैन। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी थर्मल इलेक्ट्रॉन की, वो 3/2 kT, और इसे मैं हाफ एम वी आर में वी टी एच, टी एच मतलब थर्मल लिख दूं ना, 3/2 kT, और एम फॉर इलेक्ट्रॉन। तो यदि आप वीटीएच कैलकुलेट करोगे 3 kT अपॉन एम, है ना, के इज व्हाट? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बात समझ में आई? एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टी तो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जब इसमें आप इसमें वैल्यूज रखोगे, के की, एम की, टी की, वो वैल्यू आपको पता होंगी, तो जो थर्मल स्पीड आती है वो 10⁵ मीटर पर सेकेंड आती है। समझ में आई बात? तो ध्यान से सुनो, एक शब्द और मैं स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इस तरीके से वर्क करते हैं कि जैसे किसी चैम्बर में गैस के एटम रैंडमली मोशन करते हैं ना, ऐसे करके, तो सेम प्रकार से कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गैस के एटम की तरह व्यवहार करते हैं, बिहेव करते हैं, और उनकी एनर्जी और इनकी एनर्जी सेम होती है, जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इसलिए इन इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन गैस भी बोलते हैं। समझ में आई बात, है ना? फ्री इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक एटम्स इन गैस, है ना? तो इसे फ्री, है ना, इलेक्ट्रॉन गैस, इसे हम इलेक्ट्रॉन गैस भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गैस भी बोल सकते हैं। दूसरी बात, मैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा देता हूं इसमें। स्पीड तो हमें पता लग गई इलेक्ट्रॉन गैस की, है ना? अगर जो आइसोलेटेड कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन्स, इन दिस केस इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं बेटा, ये स्ट्रेट लाइन, एंड कोलाइड्स विद एटम। देखो इसके अंदर एटम ही तो है, एटम के बीच में स्पेस है, उसमें घूमते रहते हैं। कोलाइड्स विद एटम इलास्टिकली एंड नो लॉस ऑफ हीट, नो लॉस ऑफ एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता। बात समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो जैसे मान लिया कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे है, ऐसे गया, स्ट्रेट लाइन में फिर टकराया, इसे बना लेना बेटा, है ना? ऐसे ऐसे टकरा करके अपनी पोजीशन पर आ जाता है। देखो अभी मैंने आपको करंट की डेफिनेशन बताई थी, और करंट की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि जहां जहां इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज जहां जहां भागता है वहां पर करंट होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो इसमें बहुत तेजी से भाग रहे हैं, तो क्या इस कंडक्टर में करंट है? जैसे मान लिया मैं इस कंडक्टर को कंसीडर कर लूं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन है और बहुत तेजी से भाग रहे हैं, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं? करंट। तो क्या इसमें करंट है? नहीं है, स्टिल देयर इज नो करंट। हाउएवर the electrons are moving with very high speed, still there is no current in this conductor। क्लियर है क्या बात? तो ध्यान से सुनो, but there is no current in the conductor, in the isolated कंडक्टर में कोई भी करंट नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज देर इज नो इफेक्टिव मूवमेंट
of charge through given cross section। बात समझ में आ रही है ना? कहने का मतलब क्या है, बोर्ड पे देखो, जैसे कि मान लिया ये कंडक्टर है, तो यदि मैं इसमें एक क्रॉस सेक्शन यहां पे कंसीडर करूं, तो होता क्या है कि जितने समय में इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करते हैं, तो उतने ही समय में उतने ही इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन एक साइड से दूसरे साइड में, जैसे यहां पे मैं मान लेता हूं क्रॉस सेक्शन, तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज, नेट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शन इज जीरो। नहीं आई बात समझ में? तो इसलिए जो करंट है वो भी जीरो हो जाएगी, ये होती है। तो इसलिए यदि आप कंडक्टर को पकड़ते हो अपने हाथ में जिसमें बैटरी नहीं कनेक्टेड है, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती, क्योंकि गिवन टाइम इंटरवल में जितने इलेक्ट्रॉन एक क्रॉस सेक्शन से इधर से उधर जाएंगे, उधर से इधर भी आ जाएंगे। नेट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शन इज जीरो, इसलिए करंट इज जीरो। थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखा देता हूं मैं इसमें, बोर्ड पे देखो कि इसमें जो एवरेज वेलोसिटी होती है, देखो थर्मल स्पीड तो अलग है, ध्यान से देखना, थर्मल स्पीड ये तो अलग होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड, लेकिन एवरेज वेलोसिटी होती है जीरो। कैसे? बोर्ड पे इधर देखो कि मान लिया एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी वेलोसिटी v1 वेक्टर, v2 वेक्टर, v3 वेक्टर और v4 वेक्टर। आई बात समझ में? ऐसे करके है। तो जो इनकी एवरेज वेलोसिटी होती है ऐसे ऐसे करके, ये टोटल वेलोसिटी का एवरेज यदि आप निकालोगे तो v एवरेज वेलोसिटी वो सम जीरो ही आता है। तो इसे ध्यान रखना, एवरेज वेलोसिटी ऑफ थर्मल इलेक्ट्रॉन्स इज जीरो। एवरेज वेलोसिटी ऑफ थर्मल इलेक्ट्रॉन्स इज जीरो, लेकिन थर्मल स्पीड 10⁵ मीटर पर सेकेंड होती है। बहुत तेजी से भागते हैं मेटल के अंदर ये।